17वीं सदी दुनिया में बहुत बदलाव का समय था। यूरोप की ताकतें दुनिया भर में अपना रीच बढ़ा रही थीं, ईस्ट में वेल्थ और इन्फ्लुएंस की तलाश में। इंडिया अपने रिच रिसोर्सेज और एंशिएंट ट्रेडिंग नेटवर्क्स के साथ इस एम्बिशन का फोकल पॉइंट बन गया। साउथ ईस्टर्न कोस्ट पर कोरोमंडल कोस्ट था, एक ऐसा रीजन जो अपने टेक्सटाइल्स, स्पाइसेस और बस्लिंग पोर्ट सिटीज के लिए जाना जाता था। कोरोमंडल कोस्ट इस ग्लोबल ड्रामा में मेरली एक पैसिव प्लेयर नहीं था। यह एक ऐसी जगह थी जहां लोकल रूलर्स, यूरोपियन ट्रेडर्स और शिवाजी महाराज जैसे एम्बिशियस न्यूकमर्स आपस में क्लैश और कोऑपरेट करते थे, एम्पायर्स की डेस्टिनी को शेप करते हुए। कोरोमंडल कोस्ट एक प्राइज था जिसके लिए लड़ना वर्थ था। इसकी फर्टाइल लैंड्स हाई क्वालिटी कॉटन प्रोड्यूस करती थी, जिसको यूरोप से लेकर साउथ ईस्ट एशिया तक के मर्चेंट्स चाहते थे। इस रीजन के वीवर्स अपनी क्राफ्ट्समैनशिप के लिए प्रसिद्ध थे, जो ऐसे एक्सक्विजिट टेक्सटाइल्स बनाते थे जो पैलेसेस और मर्चेंट्स होम्स को सजाते थे। कोरोमंडल के रिसोर्सेज और ट्रेड रूट्स पर कंट्रोल का मतलब था वेल्थ और पावर, जिसने शिवाजी महाराज जैसे एम्बिशियस रूलर्स और डच ईस्ट इंडिया कंपनी या वीओसी जैसी पावरफुल ट्रेडिंग कंपनीज का ध्यान अपनी ओर खींचा। वीओसी अपने फॉर्मिडेबल फ्लीट और अग्रेसिव बिजनेस टैक्टिक्स के साथ ईस्ट इंडीज में एक मजबूत प्रेजेंस एस्टैब्लिश कर चुका था। वे स्पाइस ट्रेड को कंट्रोल करना चाहते थे और अपना इन्फ्लुएंस एक्सपैंड करना चाहते थे। कोरोमंडल अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन और वैल्यूएबल गुड्स के साथ उनकी एम्बिशंस के लिए क्रूशियल था। शिवाजी महाराज का आगमन, जो एक कैरिस्मेटिक और एम्बिशियस लीडर थे जिन्होंने एस्टैब्लिश्ड ऑर्डर को चैलेंज किया, इस ऑलरेडी वॉलेटाइल सिचुएशन में कॉम्प्लेक्सिटी की एक नई लेयर ऐड कर दी और एक क्लैश ऑफ टाइटन्स के लिए स्टेज सेट कर दिया। शिवाजी महाराज डिक्लाइनिंग एम्पायर्स का मात्र एक वैसल बनकर संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने एक इंडिपेंडेंट मराठा किंगडम की कल्पना की थी, जो फॉरेन डोमिनेशन से मुक्त हो। उनका विजन केवल पॉलिटिकल ऑटोनॉमी से परे था। उन्होंने अपने लोगों के लिए एक प्रॉस्परस और सिक्योर रेल्म एस्टैब्लिश करना चाहता थे। कोरोमंडल कोस्ट अपनी वेल्थ और स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस के साथ उनकी प्लान्स में एक क्रूशियल रोल प्ले करता था। शिवाजी का राइज मीटियोरिक था। उन्होंने बीजापुर सल्तनत की माइट को चैलेंज किया, कनिंग, डिप्लोमेसी और मिलिट्री प्रोवेस के माध्यम से एक किंगडम कार्व आउट किया। उनके गेरिला वॉरफेयर टैक्टिक्स, जो रगेड डेक्कन टेरेन में होन्ड किए गए थे, लार्जर, मोर ट्रेडिशनल आर्मीज के खिलाफ हाईली इफेक्टिव साबित हुए। उन्होंने सी पावर के महत्व को समझा, अपने कोस्ट की रक्षा करने और इंडियन ओशन में यूरोपियन डोमिनेंस को चैलेंज करने के लिए एक नेवी का निर्माण किया। इस एम्बिशन ने उन्हें सीधे वीओसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट मिला दिया, जो उन्हें अपने ट्रेड और अथॉरिटी के लिए खतरा मानते थे। यूरोपियन पावर्स के साथ शिवाजी का रिलेशनशिप कॉम्प्लेक्स और अक्सर एडवर्सेरियल था। उन्होंने यूरोपियंस की मिलिट्री सुपीरियरिटी को पहचाना, लेकिन उसके आगे झुकने से इनकार कर दिया। उन्होंने स्किलफुली उनकी राइवलरीज का फायदा उठाया, एक को दूसरे के खिलाफ खेलकर अपने एडवांटेज के लिए इस्तेमाल किया। वीओसी के साथ उनका इंटरैक्शन कॉन्फ्लिक्ट और प्रैग्मेटिज्म दोनों को रिफ्लेक्ट करता है, जो रीजन में डेलिकेट बैलेंस ऑफ पावर को दर्शाता है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे इसके डच इनिशियल्स वीओसी के नाम से जाना जाता है, एक ऐसी फोर्स थी जिसके साथ रेकन्ड किया जाना था। 1602 में स्थापित यह जल्दी ही ईस्टर्न ट्रेड में एक डोमिनेंट प्लेयर बन गई, जिसने वेल्थ और पावर को अमेसिंग किया, जो कई यूरोपियन नेशंस को टक्कर देता था। वीओसी की सक्सेस का कारण इसकी रूथलेस एफिशिएंसी, ट्रेडिंग पोस्ट्स का इसका वास्ट नेटवर्क और इसका पावरफुल फ्लीट था, जो कैनन से लैस था और एक्सपीरियंस्ड सेलर्स द्वारा संचालित था। कंपनी की एम्बिशंस केवल ट्रेड से कहीं आगे तक फैली हुई थी। इसने स्पाइस ट्रेड पर मोनोपोली स्थापित करना चाहता था। ईस्ट इंडीज से यूरोप के मार्केट्स तक क्लोव्स, नटमेग और पेपर के फ्लो को कंट्रोल करना चाहता था। यह एम्बिशन उन्हें कोरोमंडल कोस्ट तक ले आई, जो टेक्सटाइल प्रोडक्शन का एक मेजर सेंटर था और उनके ट्रेडिंग नेटवर्क में एक स्ट्रेटेजिक लिंक था। वीओसी ने कोस्ट के साथ फोर्टिफाइड ट्रेडिंग पोस्ट स्थापित किए, गुड्स तक अपनी एक्सेस सिक्योर की और लोकल रूलर्स पर अपना डोमिनेंस असर्ट किया। ये फैक्ट्रीज, जैसा कि उन्हें कहा जाता था, केवल ट्रेडिंग सेंटर्स से कहीं अधिक थे। वे डच पावर के सेंटर्स थे, जो एक गवर्नर जनरल और काउंसिल ऑफ इंडीज द्वारा गवर्नेड थे, जो ईर्ष्या से अपने प्रिविलेजेस और ऑटोनॉमी की रक्षा करते थे। वीओसी के अधिकारी, जो प्रॉफिट और एम्बिशन से प्रेरित थे, अक्सर अपने गोल्स को प्राप्त करने के लिए फोर्स या कोअर्शन का सहारा लेते थे।
लोकल रूलर्स और कंपीटिंग यूरोपियन पावर्स के साथ क्लैश करते थे। शिवाजी महाराज के साथ उनकी इंटरैक्शंस ने 17वीं सेंचुरी में यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज और एम्बिशियस इंडियन रूलर्स के बीच कॉम्प्लेक्स डायनामिक्स को एग्जेम्प्लीफाई किया। सेक्शन 4, अ क्लैश ऑफ इंटरेस्ट्स, शिवाजीज चैलेंज टू द वीओसी। कोरोमंडल कोस्ट पर शिवाजी महाराज के आगमन ने पावर के डेलिकेट बैलेंस को अपसेट कर दिया, जिसे वीओसी ने इतनी सावधानी से कंस्ट्रक्ट किया था। शिवाजी की एम्बिशंस ने ट्रेड पर वीओसी के मोनोपोली और की पोर्ट्स पर उनके कंट्रोल को थ्रेटन किया। उनकी बढ़ती पावर और इन्फ्लुएंस ने रीजन में उनके डोमिनेंस को चैलेंज किया। वीओसी, जो वीकर इंडियन रूलर्स से डील करने का आदी था, ने इनिशियली शिवाजी के रिजॉल्व और कैपेबिलिटीज को अंडर एस्टिमेट किया। उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि उनका सामना एक फॉर्मिडेबल एडवर्सरी से है, जिसे आसानी से इंटिमिडेट या कोर्स नहीं किया जा सकता है। वीओसी कंट्रोल्ड टेरिटोरीज पर शिवाजी के रेड्स और उनके ट्रेड रूट्स को डिसरप्ट करने के अटेम्प्ट्स ने कंपनी को नोटिस लेने के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने सी पावर के महत्व को समझा, एक ऐसी नेवी का निर्माण किया जिसने इंडियन ओशन में वीओसी के डोमिनेंस को चैलेंज किया। उनके शिप्स, हालांकि डच ईस्ट इंडिया मैन से छोटे थे, फास्ट और मैन्यूवरेबल थे, स्किल्ड सेलर्स द्वारा संचालित थे जो लोकल वाटर्स को जानते थे। वीओसी के लिए शिवाजी का चैलेंज केवल मिलिट्री नहीं था, यह आइडियोलॉजिकल भी था। उन्होंने एक रिसर्जेंट हिंदू पावर को रिप्रेजेंट किया जो मुस्लिम सल्तनेट्स को चैलेंज कर रहा था, जिसने लंबे समय तक इंडिया के अधिकांश हिस्सों पर स्वे बनाए रखा था। यह रीजन के कई हिंदूज के साथ रेजोनेटेड हुआ, जिन्होंने शिवाजी को अपने फेथ के डिफेंडर और फॉरेन डोमिनेशन के खिलाफ रेजिस्टेंस के सिंबल के रूप में देखा। वीओसी अपनी मिलिट्री सुपीरियरिटी के बावजूद खुद को रेजिस्टेंस की बढ़ती वेव का सामना करते हुए पाया, जो शिवाजी के कैरिज्मा और उनके हेवी हैंडेड टैक्टिक्स के खिलाफ रिजेंटमेंट से फ्यूल था। कोरोमंडल कोस्ट के कंट्रोल के लिए होड़ कर रहे दो राइजिंग पावर्स के बीच सिविलाइजेशंस के क्लैश एक कॉन्टेस्ट के लिए स्टेज सेट हो गया था। सेक्शन 5, द ट्रीटी ऑफ 1677, अ फ्रैजाइल पीस। शिवाजी महाराज और वीओसी के बीच कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट अनसस्टेनेबल था। दोनों साइड्स ने ट्रूस की आवश्यकता को पहचाना, यद्यपि यह टेम्पोरेरी था। उनके इंटरेस्ट्स हालांकि अक्सर ऑड्स पर थे, ट्रेड के दायरे में ओवरलैप होते थे। शिवाजी अपने गेन्स को कंसोलिडेट करने और अपने किंगडम का निर्माण करने के लिए अपने गुड्स, खासकर सॉल्टपीटर, जो गन पाउडर में एक क्रूशियल इंग्रेडिएंट है, के लिए यूरोपियन मार्केट्स तक एक्सेस की जरूरत थी। वीओसी अपने ट्रेड रूट्स को सिक्योर करने और फर्दर डिसरप्शन से बचने के लिए उत्सुक था, ने मराठा किंग के साथ अकोमोडेशन तक पहुंचने का अवसर देखा। इसका परिणाम 1677 की संधि थी, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो उस समय की कॉम्प्लेक्स पावर डायनामिक्स को रिफ्लेक्ट करता था। इस संधि ने शिवाजी को वीओसी के साथ फेवरेबल ट्रेडिंग राइट्स प्रदान किए, जिससे उन्हें कैनन्स और गन पाउडर सहित बहुत जरूरी वॉर मटेरियल्स खरीदने की अनुमति मिली। बदले में शिवाजी वीओसी ट्रेडिंग पोस्ट्स का सम्मान करने और उनके शिप्स पर हमला करने से बचने के लिए सहमत हुए। यह एग्रीमेंट हालांकि दोनों साइड्स के लिए सीमिंगली बेनिफिशियल था, म्यूचुअल सस्पिशन और बैलेंस ऑफ पावर की एक प्रैग्मेटिक अंडरस्टैंडिंग की नींव पर बनाया गया था। शिवाजी, जो यूरोपियन इंटेंशंस पर पूरी तरह से भरोसा करने वाले व्यक्ति नहीं थे, ने अपनी आर्मी और नेवी को मजबूत करना जारी रखा, फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट की संभावना के लिए तैयारी की। वीओसी हालांकि एक टेम्पररी पीस सिक्योर करके राहत महसूस कर रहा था, शिवाजी की एम्बिशन से सावधान रहा और उसकी एक्टिविटीज पर कड़ी नजर रखता था। 1677 की संधि डोमिनेंस के लिए संघर्ष में एक पॉज थी, एक फ्रैजाइल पीस जो किसी भी समय शैटर्ड हो सकती थी। यह सारी जानकारी जो मैंने प्रदान की है, वह कॉर्पस डिप्लोमैटिकम नामक डच कंटेम्पररी सोर्स से ली गई है। यदि आप इस पुस्तक के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारा पिछला वीडियो देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अधिक ऐतिहासिक तथ्यों वाले वीडियो के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।